ओके, सो इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कर रहे होंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्राइमरीली दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? SN1, SN2 और भी होता है, SNI भी होता है, एक ANDN होता है, वो सब आगे देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे SN1 और SN2 और मेनली जो रिएक्शंस होंगे ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो मेनली तुमको SN1 SN2 के थ्रू ही होते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, तो भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे ऑर्गेनिक में यूज होने वाला है, कंप्लीट थ्रू आउट द ऑर्गेनिक, हर जगह पे कूद के आ जाएगा SN1 SN2, इसलिए अच्छे से सीखना है इसको। मैं एग्जांपल्स के थ्रू सिखाऊंगा तुमको, एक एक चीज, हर एक चीज सिखाने वाला हूँ। राइट, सो ब्रेस योर सेल्फ, टेक पेन एंड पेपर एंड सिट साइलेंटली इन अ कॉर्नर इन योर रूम। ठीक है, चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, काम पे आते हैं सीधा सीधा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो भाई होगा क्या, एक कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक किया कार्बन पे, इसके पास लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप निकल जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ जाएगा। बेसिकली क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है। निकल कौन रहा है? लिविंग ग्रुप। याद है लास्ट लेक्चर में लिविंग ग्रुप पे बहुत डिटेल में चर्चा हुई थी। तो लिविंग ग्रुप निकल रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो एक जा रहा है एक आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास है CH3I और इसका रिएक्शन तुमने कर दिया किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ। जैसे मान लो तुमने इसका रिएक्शन कर दिया CH3- के साथ, CH3- एक न्यूक्लियोफाइल है, तो CH3- के साथ तुमने इसका रिएक्शन कर दिया, क्या होगा? CH3- इस पे अटैक करेगा, आयोडीन भाग जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, भागेगा तो क्या बनाएगा? CH3 और I- निकल गया। तो हुआ क्या, I- यानी आयोडीन लिविंग ग्रुप था और CH3- न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, लिविंग ग्रुप निकल गया। इसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझा? अब इसके दो टाइप होते हैं, SN1 और SN2, दोनों को एक एक करके देखते हैं। पहले इसको छाप लो फटाक से, देखो। एक है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर मतलब जिसकी मॉलिकुलैरिटी या फिर बोल दे जिसका ऑर्डर 1 हो, ऐसा रिएक्शन जिसका मॉलिकुलैरिटी या ऑर्डर 1 हो। अब तुम सोच रहे होगे मॉलिकुलैरिटी ऑर्डर क्या होता है? 12th में एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, उसमें डिटेल में पढ़ोगे, बाकी मैं यहाँ पे समझा दूंगा तुम लोगों को कि क्या मॉलिकुलैरिटी और ऑर्डर की बात हो रही है। तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको SN1 बोलते हैं। अब इसकी बात क्या है भाई साहब, ये 2 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में? इट अकर्स इन 2 स्टेप्स। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन बनेगा कैसे? लीविंग ग्रुप जैसे ही निकलेगा, तो तुमको बताया था लीविंग ग्रुप निकलता है तो इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है। अब लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके निकला, जैसे ये लिविंग ग्रुप है, ये यहां से निकलेगा तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो ये बनेगा क्या? CR2R1R3, इस पे प्लस आ गया और तुम्हारा लिविंग ग्रुप निकल गया। तो ये जो प्लस आया, ये क्या बना? ये क्या दिख रहा है तुमको? ये कार्बोकेटाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। अब समझो, तुम्हारा जो रिएक्टेंट है यहाँ पे, इसके पास 4 बॉन्ड है, इस कार्बन का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। और ये जो तुम बनाए हो इंटरमीडिएट, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। तो ये ज्यादा स्टेबल से तो कम स्टेबल हो गया, इसलिए ये स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है। राइट, इंटरमीडिएट जो फॉर्मेशन हुआ कार्बोकेटाइन का, ये एक स्लो स्टेप होता है। और याद रखना कि अगर मल्टीपल स्टेप में कोई रिएक्शन हो रहा हो, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्या बोला सर? क्या बोला सर? फिर से सुनो। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, मतलब वही स्पीड को डिसाइड करता है। जैसे मान लो तुम्हारे टीम में 4 आदमी है, तुम रेस लगा रहे हो दूसरे टीम से, तुम्हारे टीम में 4 आदमी है, 3 आदमी बहुत अच्छा दौड़ता है और चौथा भतपेलुआ है एकदम, उसको एकदम दौड़ने ही नहीं आता ठीक से, मतलब सब रेस हार जाता है। तो अब तुम समझो तुम जीतोगे, ये कौन डिसाइड करेगा? जो सबसे तेज दौड़ेगा वो तो जिता ही देगा तुमको, मतलब वो तो अपना काम कर ही देगा। जीतने के लिए तो चारों को लाइन क्रॉस करना पड़ेगा ना, 4 आदमी टीम में है तो जो सबसे बेकार होगा, जो सबसे घटिया दौड़ रहा होगा, उस दिन अगर वो अच्छा दौड़ गया
तो तुम्हारा रेट, तुम्हारा स्पीड क्या होगा, ज्यादा, तुम जीत जाओगे। तो जो स्लोएस्ट होता है ना वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, राइट। स्पीड को कौन डिसाइड करता है, रेट को कौन डिसाइड करता है, कौन सा रिएक्शन जल्दी होगा, कैसे पता चलेगा, जो स्लोएस्ट स्टेप है वही डिसाइड करेगा। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक, याद रखना। रेट को, स्पीड को कौन डिसाइड करता है, जो सबसे स्लो स्टेप है। तो ये स्लो स्टेप है, इसलिए यही तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, शॉर्ट में इसको आरडीएस बोलते हैं, ठीक है। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, आरडीएस बोलते हैं। तो भाई साहब पहला स्टेप क्या है, कार्बोकेटाइन का बनना। यहाँ पे क्या बन गया पहले स्टेप में, कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है सर। दूसरा स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है, अब न्यूक्लियोफाइल का इस पे अटैक होगा। देखो यहाँ प्लस और न्यूक्लियोफाइल पे माइनस चार्ज होता है या लोन पेयर होता है, वो वहां पे अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन कम हो, तो जाके कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा। इसको छापो। अब देखो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, ये जो तुम्हारा कार्बोकेटाइन है R2 R1 R3 प्लस, और इसके ऊपर कौन अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल जाके मान लो इस पे अटैक कर दिया, तो क्या बना लिया C R2 R1 R3, और यहाँ पे कौन जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल। ये फास्ट होता है, ये स्टेप कैसा होगा, फास्ट। क्यों, क्योंकि देखो जो प्रोडक्ट बना उसमें 4 बॉन्ड ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यहाँ था नहीं, यहाँ कंप्लीट हो गया, तो ये स्टेप कैसा होगा, फास्ट होगा, तुरंत हो जाएगा, इसमें टाइम ही नहीं लगेगा। तो ये तो तुम्हारा जीत ही रहा है। असली तुम्हारा जिताने वाला कौन है, जो स्लोएस्ट स्टेप है, इसलिए उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। अब बात को समझो, क्या पहले स्टेप में जहां पे कार्बोकेटाइन बना, जहां पे कार्बोकेटाइन बना पहले स्टेप में, कहीं पे न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व हो रहा है क्या, बताना, कहीं पे भी नहीं। न्यूक्लियोफाइल पिक्चर में कहां पे आ रहा है, सेकंड स्टेप में। क्या ये रेट को कौन डिसाइड कर रहा है, पहला या दूसरा, पहला स्टेप, और पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कहीं पे है ही नहीं। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में रेट ओवरऑल किस पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे, न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं डिपेंड कर रहा है, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, पहला। तो रेट तो उसी से लिखा जाएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, न्यूक्लियोफाइल का आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। इसलिए इसका ऑर्डर या मॉलिक्यूलरिटी कितना है, 1 है, इसलिए ये यूनिमॉलिक्यूलर है। सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रहा है। इसी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, इसी वजह से बोलेंगे कि इसका ऑर्डर कितना है, 1। रेट डिपेंड्स ओनली अपॉन concentration of reactant. It is independent of concentration of न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है भाई लोग, न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पहला स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है, दूसरा स्टेप में इन्वॉल्व है। बात समझ आया, इसलिए ये यूनिमॉलिक्यूलर या फर्स्ट ऑर्डर SN1, 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर। समझा बात, क्लियर है। तो भाई साहब ये 2 स्टेप में हो रहा है, कार्बोकेटाइन बना पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। तो अब समझो रेट वेट जो भी डिसाइड होगा वो स्लोएस्ट स्टेप यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पहले स्टेप से होगा, ठीक। ये इसका पूरा तरीका है कि कैसे SN1 होता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। अब जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, जितनी आसानी से लिविंग ग्रुप निकलेगा, उतना जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा, और जितना जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा उतना जल्दी रिएक्शन होगा, है कि नहीं। तो बेटर द लिविंग ग्रुप फास्टर विल बी द रेट ऑफ SN1। सिंपल बात है, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप है उतना ही ज्यादा तेज ये रिएक्शन होगा। और कल मैं पढ़ा चुका हूं लिविंग ग्रुप, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन भी अगर होता तो सब चारों को अगर कंपेयर करें तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, आयोडीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है। तो इसका रिएक्टिविटी R मतलब एल्काइल आयोडाइड, ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर एल्काइल से आयोडीन जुड़ा है तो आयोडीन का लिविंग टेंडेंसी ज्यादा है, इसका रिएक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मोर विल बी द रेट ऑफ SN1। भाई साहब जो आपका लिविंग ग्रुप है वो उसके निकलने के बाद क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। क्या बन रहा है,
कार्बोकेटाइन। और चूंकि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है तो जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। बात सिंपल है, जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो एकदम धुआंधार लेवल पे हमने जीओसी में किया है, राइट। RHI रूल याद आ रहा है? हाँ बिल्कुल। सो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मोर विल बी द रेट ऑफ SN1। अगर मान लो एल्काइल हैलाइड है, अगर क्या है, एल्काइल हैलाइड है, तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा, और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा। और अपने को बहुत अच्छे से पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री का होता है, फिर 1 डिग्री का होता है कि नहीं? ये बात हो गया आपका दूसरा। तीसरा बात क्या है? तीसरा बात है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान देना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, जिसमें प्रोटोन है, H+ है, बात हो चुकी है सॉल्वेंट पे भी, तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो SN1 को फेवर करता है। ज्यादा दिमाग इसमें मत लगाना, बस दिमाग में ये बिठा के रखो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 को फेवर करता है, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन इज हाईली फेवर्ड इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि पानी हो गया, ज्यादातर जगह पर पानी ही यूज होगा, कहीं कहीं तो अल्कोहल भी यूज हो जाएगा, ठीक है। सिंस कार्बोकेटाइन इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, यहां रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है? कार्बोकेटाइन। सो इफ पॉसिबल देन रीअरेंजमेंट विल अकर, ये भी पढ़ चुके हैं, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पढ़ चुके हैं कि नहीं? लो स्टेबल कार्बोकेटाइन से हाई स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की चांस हो, चाहे वो हाइड्राइड शिफ्ट से हो सकता है, चाहे वो मिथाइल शिफ्ट से हो सकता है, बोल, और कैसे? रिंग एक्सपेंशन, और कैसे? रिंग कॉन्ट्रैक्शन। जैसे भी हो, अगर रीअरेंजमेंट होके ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है तो क्या हम लोग बनाएंगे? बोलो, बनाएंगे? वेरी गुड, बनाएंगे। तो इसलिए अगर कहीं पे भी अगर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बने, आंख बंद करना, देखना रीअरेंजमेंट हो रहा है, कर देना। अगर हो रहा है तो जबरदस्ती का नहीं कि रीअरेंज कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना? तो जहां भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बने, रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल होगा तो रीअरेंजमेंट करवाया जाएगा। SN1 कैन अकर इन प्रेजेंस ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल। क्यों? बोलो, बोलो क्यों? वीक न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में क्यों होगा? क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में है ही नहीं। रेट को कौन डिसाइड कर रहा है? पहला स्टेप, और पहले स्टेप पर तो न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं। तो सिंस न्यूक्लियोफाइल इज एब्सेंट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो न्यूक्लियोफाइल कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, रेट को ऑल्टर नहीं करेगा, ना रेट को बढ़ाएगा ना रेट को घटाएगा। तो SN1 कैन अकर इन प्रेजेंस ऑफ वीकर न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल डू नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ SN1। चाहे तुम कितना भी शक्तिशाली न्यूक्लियोफाइल ले लो, वो रेट ऑफ SN1 को ऑल्टर नहीं करेगा, क्योंकि वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व है ही नहीं। सिंपल बात। SN1 will always be in competition with E1। जब हम लोग E1 पढ़ेंगे, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो E1 और SN1 आपस में लड़ता रहता है, कहीं पे SN1 जीत जाता है, कहीं पे E1 जीतता है। तो आगे चल के हम लोग SN1 वर्सेज E1 पढ़ेंगे, दोनों में लड़ाई होता है, कहीं पे कौन जीतता है, कहीं पे, वो सब देखेंगे आगे चल के। बस अभी ये स्टेटमेंट दिमाग में रख लेना है तुमको, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1, ये इंपॉर्टेंट है। देखो SN1 का स्टीरियोकेमिस्ट्री, अब स्टीरियोकेमिस्ट्री, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, भाई लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं हम लोग, है कि नहीं? RS वगैरह वगैरह। अब देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, और यहाँ पे R3 है, इसको वेज पे डाल दो, इसको डैश पे डाल दो, और यहाँ पे मान लो कोई लिविंग ग्रुप है, हेलोजन है, ठीक है भाई। अब पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में क्या होगा? स्टेप 1 में क्या होगा? ये भाग जाएगा, हेलोजन निकला, कार्बोकेटाइन बना, CR1 R2 R3, इस पे प्लस। अब क्या है, जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल है भाई, ये ना दोनों साइड, ये देखो, ये प्लेनर है, प्लेनर समझते हो ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बोकेटाइन, ये तीनों एक प्लेन में 120 डिग्री पे होगा। ये बाहर आ रहा है, ये वाला कहां, समझ जाओ, ये वेज पे है, ये प्लेन के बाहर आ रहा होगा, ये प्लेन के अंदर है, ऐसा 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 ऐसा, बट ये साइड से, ऐसा साइड से देख रहे हो, ठीक है। अब देखो, अब
ये जो चूंकि कार्बोकेटाइन बना है तो उसमें न्यूक्लियोफाइल सामने से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है। मतलब ये सामने से भी अटैक कर सकता है, सामने से अटैक करेगा तो जैसा था वैसा ही बनेगा। अगर ये वाला इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, जहां पे एक्स लगा था उस जगह पे न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम फ्रंट एज वेल एज फ्रॉम रियर साइड, पीछे से भी अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट बना है और ये प्लेनर है। अब इसमें सामने से अटैक करे, पीछे से अटैक करे, कहीं से भी अटैक पॉसिबल है। अभी क्या बोल रहे हो सर, सामने पीछे क्या चल रहा है ये समझो। अगर फ्रंट अटैक करे, सामने से अटैक करेगा, तो जहां पे लिविंग ग्रुप था वहीं पे जाके चिपक जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन हो गया, जैसा कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट का था वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट का आएगा। इसको बोलता है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। और अगर पीछे से रियर अटैक होगा तो ये सब पलट जाएगा उधर। इसको बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये पीछे से अगर अटैक होगा तो इस तरफ R2 R3 आ जाएगा और इस तरफ हेलोजन आ जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगा। इसको बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। अब चूंकि ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना है तो यहाँ पे 50% चांस है कि सामने से अटैक हो, 50% चांस है कि पीछे से अटैक हो। तो यहाँ पे अटैक अकर फ्रॉम फ्रंट एज वेल एज रियर साइड, पीछे से भी अटैक पॉसिबल है यहां से। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम फ्रंट एज वेल एज फ्रॉम रियर साइड। रियर मतलब पीछे। अब भाई लोग, अगर ये फ्रंट अटैक किया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? रिटेन कर लेगा। अगर मैं इसमें फ्रंट अटैक करवाऊं तो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन कर लेगा। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं। देखो, फ्रंट अटैक करवाऊं तो जो कॉन्फ़िगरेशन पहले था वही रहेगा, मतलब R1 ऊपर, इधर ऐसे ही R2 वेज पे और R3 ऐसे डैश पे, और यहां पे कौन आ गया? यहां पे आ गया न्यूक्लियोफाइल। ये तुम्हारा फ्रंट अटैक है, तो इसमें क्या हुआ? रिटेन कर लिया। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन कर लिया। रिएक्टेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन था वही प्रोडक्ट का है। अगर मैं रियर यानी बैक अटैक करवाऊं, पीछे से अटैक करवाऊं, आई होप कि ये सब चीजें विजिबल है। हाँ विजिबल है। पीछे से अगर अटैक करवाऊं तो क्या होगा? ये इन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा चला जाएगा। सी ये R1, अब ये इस तरफ आ जाएगा R2, R2 R3, और यहां पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। यहां पे आ गया न्यूक्लियोफाइल। इसको बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। अब समझो 50% इन्वर्जन होगा और 50% रिटेंशन होगा। 50 आधा रिटेन करेगा, आधा इन्वर्ट होगा। बोलो क्यों? भाई इसके पास दोनों पॉसिबिलिटी है ना, ये तो प्लेनर है, सामने से भी अटैक हो सकता है, पीछे से भी अटैक हो सकता है। तो 50% रिटेंशन है, 50% इन्वर्जन है। अब समझो अगर ये कायरल से कार्बन है, और है, क्यों? R1 R2 R3 और NH चारों अलग अलग है कि नहीं? ये कायरल कार्बन है कि नहीं है? कायरल है। तो भाई अगर रिटेंशन है तो एक उसमें से डेक्स्ट्रो होगा, और इन्वर्जन हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा? लीवो हो जाएगा। एक डेक्स्ट्रो है, एक लीवो है। 50% डेक्स्ट्रो, 50% लीवो। याद करो क्या बोलते हैं इसको? ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, ऐसे मिक्सचर को रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। मतलब क्या इसके अंदर प्रोडक्ट रेशमिक मिक्सचर बनेगा? हाँ भाई, इसके अंदर प्रोडक्ट रेशमिक मिक्सचर बनेगा अगर कायरल है तो। कायरल नहीं है तब तो ये सब बात ही नहीं है। फिर क्या फ्रंट और फिर क्या रेयर, उससे कोई मतलब ही नहीं। बट अगर कायरल रिएक्टेंट है ना, तो प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा बेटा? रेशमिक मिक्सचर बनेगा। 50% डेक्स्ट्रो, 50% लीवो। समझ रहे हो? ये कहानी SN1 की है। समझा? स्टीरियो केमिस्ट्री ये है SN1 की, कि इसमें अटैक सामने से भी हो सकता है, अटैक पीछे से भी हो सकता है। सामने से होगा तो सेम रहेगा कॉन्फ़िगरेशन, पीछे से होगा तो इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट हो जाएगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन, अगर पहले वाला डेक्स्ट्रो है बाद वाला लीवो होगा। 50 डेक्स्ट्रो 50 लीवो, बन गया रेशमिक। समझ आया? ओके, छापिए। अब अगला स्टेटमेंट देखो। तुम बोले सर रेशमिक तो बोल दिए, क्या लिख दिए हो यहाँ पे सर?
100% रेशमाइजेशन इज नॉट अचीव्ड इन SN1। अभी तुरंत आपने बोला कि रेशमिक मिक्सचर बनता है, फिर ये क्या आप फालतू में हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे हो। देखो होता क्या है, ये जो बॉन्ड टूटा, ये जो बॉन्ड टूटा लीविंग ग्रुप वाला, लीविंग ग्रुप वाला जो बॉन्ड टूटा, इसके टूटने से क्या हुआ, आयंस में कन्वर्ट हो गया। एक कार्बोकेटायन बना, मतलब एक कैटायन बना और एक एनायन बन गया, है कि नहीं? बोलो। अब समझो ये आयंस है, इस पे माइनस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, कितना भी पोलर सॉल्वेंट क्यों ना हो, कितना भी दूर क्यों नहीं करे, इंटरेक्शन तो है ही ना दोनों में भाई। अभी भी टूटने के बाद इंटरेक्शन है, तो लीविंग ग्रुप तो फ्रंट से निकला है तो उसके सामने ही रहेगा, आसपास रहेगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा ना, तो इस लीविंग ग्रुप पे है माइनस चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल पे खुद माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो सामने से थोड़ा सा रिपल्सन फील होगा। सामने वाला प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा कम बनेगा, और पीछे वाला प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा ज्यादा बनेगा। समझा? इसलिए बोलते हैं कि 100% रेशमाइजेशन नहीं है, रिटेंशन वाला थोड़ा सा कम बनता है, इन्वर्जन वाला थोड़ा सा ज्यादा होता है, नियरली 100% ही है, बट थोड़ा सा का अंतर होता है, आधा परसेंट, 0.1%, 0.2% का अंतर होता है, और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इसमें 100% रेशमाइजेशन पॉसिबल नहीं है, राइट? तो ऐसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि तुम्हारा रिटेंशन वाला जो है वो लेस देन 50% होता है, और इन्वर्जन वाला जो है वो ग्रेटर देन 50% होता है। क्यों ऐसा हुआ वो समझ गया? क्योंकि सामने से लिविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो रिपल्सन झेलेगा, रिपल्सन झेलेगा तो सामने वाला प्रोडक्ट थोड़ा कम बनता है। ये सब लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ, इसको लिखते रहना है नोट्स में, चाहे तुम हिंदी में लिखो लेकिन लिख लिया करो, और नोट्स प्रॉपर बनाओ। तुम्हारे जीवन का असली साथी तुम्हारा नोट्स है। नोट्स अच्छे से बनाओगे, कल होके जब तुम रिवाइज करना रहेगा, नोट्स ही काम आएगा। एक एक चीज नोट्स में लिखा होना चाहिए, ध्यान रखना। और कम से कम 2 पेन लेके लिखा करो नोट्स, 2 कलर के पेन, एक में एक से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जो अब जैसे तुम नोट्स जब पढ़ोगे तो पढ़ने के टाइम पे तुम्हारा जो कैची चीज है, मान लो जो इंपॉर्टेंट चीज है, उसको अलग कलर के पेन से लिखो, उस पर नजर एकदम जाए ही जाए, ताकि वो चीज तो रिवाइज हो जाए सबसे पहले। बात समझ रहे हैं? तो कम से कम 2 डिफरेंट कलर के पेन से लिखा करो। एक जनरल बातें लिखना है, और दूसरा जितने भी इंपॉर्टेंट बातें, फॉर्मूले वगैरह, वो सब लिखना है किससे, कुछ अलग कलर के, मतलब ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, व्हाटएवर, रेड, जो यूज करना है कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, छाप लो इसको। SN1 के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, अगर ऐसी बात है तो। एग्जांपल्स ऑफ SN1 देखो तो जरा। देख, OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, हम लोग देख चुके हैं लास्ट क्लास में, तो इसको क्या करना पड़ता है, प्रोटोनेट करना पड़ता है, याद आया? तो देखो इसके पास लोन पेयर है, ये प्रोटोनेट हो गया H प्लस से, प्रोटोनेट हो गया, क्या बना, CH3 CH2 CH CH3, यहाँ आ गया OH H, और इस पे प्लस। भाई अब तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, तो बहुत ही अच्छा लिविंग, पानी हो गया ये, अच्छा लिविंग ग्रुप निकल गया। निकला तो क्या बना, CH3 CH2 CH CH3 प्लस। क्या ये कार्बोकेटाइन बन गया? क्या ये कार्बोकेटाइन बन गया? बन गया। अब इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा, कर दो। अच्छा, इसमें रीअरेंजमेंट वगैरह पॉसिबल है क्या? नहीं है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर मैं इधर से रीअरेंज करूं CH3 से, तो 1 डिग्री बन जाएगा, तो बनेगा ही नहीं। और इसको मैं इधर रीअरेंज करूं तो सेम ही बनेगा, सेम टू सेम, तो इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। आप सीधा सीधा इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा देंगे, न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ पे अटैक करेगा, जुड़ के बना लेगा CH3 CH2 CH CH3 NO, ये अपना प्रोडक्ट बन गया। कोई समस्या इसमें नहीं है, सिंपल था ये इसका मैकेनिज्म होगा, ऐसे चलेगा, प्रोडक्ट बन गया, न्यूक्लियोफाइल लग गया उसमें। ठीक, अच्छा यहां पे देखो, पहला काम, इसको प्रोटोनेट कर दो, प्रोटोनेट हो गया, CH3 C CH3 CH3 CH2 OH H, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, भाग गया ये, कार्बोकेटाइन बना। अब मेरे को एक बात बता,
कितना डिग्री कार्बोकेटाइन बना भाई, कितना डिग्री कार्बोकेटाइन बना? सर ये तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कितना अल्फा हाइड्रोजन है? सर इसके पास तो 0 अल्फा हाइड्रोजन। ओ माय गॉड, यहाँ CH3 है, 0 अल्फा। क्या यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? हाँ सर, यहाँ मिथाइल शिफ्ट तो हो सकता है। करो भाई, पढ़े क्यों हो? यहाँ से क्या करोगे? मिथाइल शिफ्ट करोगे। क्या करोगे? मिथाइल शिफ्ट करोगे। मिथाइल शिफ्ट हुआ। क्या हुआ? मिथाइल शिफ्ट हुआ। जैसे ही मिथाइल शिफ्ट हुआ, अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। मैं इधर लिख रहा हूं CH3 C CH3 CH2 CH3, यही CH3 इधर आया और यहाँ पे प्लस। ये देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। और पता है अपने को कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, अपने को पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। यहाँ 8 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है। अब अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा दो। अगले स्टेप में क्या होगा? मैं इसको स्क्रॉल करूंगा, एक बार छाप लो तुम लोग। देखो अब अगले स्टेप में इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओ। न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, क्या बन जाएगा? CH3 C CH3 CH2 CH3 और यहाँ आ गया NU। ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट। देखो तो इसमें रीअरेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। यहां देखो क्या होगा, इसको फटाफट से लिखते जाना क्योंकि मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा। फटाफट से लिखते जाना। देखो इसमें देखो क्या होगा। भाई इसको नीचे लिखते हैं तो हम लोगों का काम हो जाएगा। हाँ देखो इसमें क्या होगा, अब समझो इसका प्रोटोनेट हुआ, हो गया प्रोटोनेट। प्रोटोनेट होके क्या बनाया? OH, ऑक्सीजन पे चार्ज प्लस पानी गया, चला गया पानी। पानी जैसे ही गया ये बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। देख रहे हो 1 डिग्री का। अब बताओ क्या होगा? पढ़ाया हुआ है ये। क्या होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हो, रिंग एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन। ये जाके ऐसे अटैक कर देगा। रिंग एक्सपेंशन होकर 6 मेंबर का रिंग बनाएगा। ये कितने मेंबर का? 6 मेंबर का। और यहाँ पे आ गया प्लस। अब न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे अटैक करवा दो। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस प्रकार का। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? रिंग एक्सपेंशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? रिंग एक्सपेंशन हुआ। अगला केस देखो, उसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसको छापो, ये केस देखो। अरे यार ये केस देखो, ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रोटोनेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। OH क्या चार्ज आया? प्लस। भगाओ इसको, कार्बोकेटाइन बना। अब तुमको याद है यहां से क्या होता था? हाँ सर, यहां होगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा? रिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्यों होगा? क्योंकि ये जो बनता है इसके अंदर होता है सर डांसिंग रेजोनेंस। क्या होता है? डांसिंग रेजोनेंस होता है, इसलिए ये कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाएंगे, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, अपना प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। समझ आ रहा है? ये जो तुमने पढ़ा है रीअरेंजमेंट, राइट, उसका एप्लीकेशन हो गया यहाँ पे। इसलिए जितना चीज पढ़ते हो हर एक चीज का उपयोग होना है, इसलिए ध्यान देके चीजों को पढ़ा करेंगे हम लोग। ठीक है? ओके, ये स्टोरी था तुम्हारा SN1 का। अब हम लोग आते हैं बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी SN2 की तरफ। SN2 खुद ही बोल रहा है बाइमोलिकुलर है। मॉलिकुलरिटी कितना बोल रहा है? 2 बोल रहा है, मतलब ऑर्डर कितना होगा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। समझो क्यों होगा सेकेंड ऑर्डर। भाई साहब ये एक ही स्टेप में होता है, इट अकर्स इन सिंगल स्टेप। एक ही स्टेप में होता है। सेम स्टेप में न्यूक्लियोफाइल एक तरफ से अटैक करता है, एक तरफ से लिविंग ग्रुप भाग जाता है। जिधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक किया उसके सामने से लिविंग ग्रुप। क्यों? सामने से लिविंग ग्रुप निकल रहा है तो सामने से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल हमेशा पीछे से अटैक करेगा, हमेशा रेयर अटैक होगा, इसलिए हमेशा इन्वर्जन होगा। समझा बात? तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिटैच ऑफ लिविंग ग्रुप
बोथ अकर्स साइमल्टेनियसली। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिटैच ऑफ या डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप बोथ अकर्स साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे होगा। कैसे होगा जरा सर बताओ तो। सी R1 R2 R3 और यहाँ हेलोजन लगा दिया और न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाया। अब तुम समझो न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक ही नहीं कर सकता है, इसको पीछे से ही अटैक करना पड़ेगा। तो ये रेयर अटैक करेगा, इधर से अटैक करेगा और जैसे ही पीछे से अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप सामने से हटा, इसमें 100% इन्वर्जन होगा, ये पूरा पूरा पलट जाएगा। तुम्हारा कभी छाता पलटा है हवा में, अम्ब्रेला इन्वर्जन बोलते हैं, छाता पलटा है, पलटा होगा, पक्का पलटा होगा। जैसे छाता पलटता है ना, वैसे ही ये पलट के उधर चला जाएगा, ये R2 R3 इधर भाग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल उस तरफ आ जाएगा। मतलब इसके अंदर क्या होने वाला है, R1 इधर आ जाएगा, R2 यहाँ आ जाएगा, R3 और यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। यहाँ 100% इन्वर्जन होता है बेटा। क्या होता है? 100% इन्वर्जन। इस इन्वर्जन का नाम क्या है? इसको बोलते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन या इसको वॉल्डेन इन्वर्जन भी बोलते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है? वॉल्डेन, एक साइंटिस्ट के नाम पे वॉल्डेन इन्वर्जन। कंप्लीटली इन्वर्ट हो जाएगा। क्या इसमें रेशमिक मिक्सचर बन रहा है? ना ना ना। क्या बन रहा है? रिएक्टेंट अगर आ रहा है तो प्रोडक्ट एस बनेगा, रिएक्टेंट अगर डेक्स्ट्रो है प्रोडक्ट लिवो बनेगा। 100% इन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि सामने से लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप के पास पहले से इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो सामने से अटैक पॉसिबल नहीं है, अटैक पीछे से ही होगा। छाता पलटा है तुम्हारा, है ना, और जब पलट जाता है तो उल्टा लेके दौड़े होगी नहीं तेज हवा में सीधा करने के लिए। ये सब बचपन में हमने बहुत किया है, पता नहीं तुम लोगों ने किया है कि नहीं। तुम लोगों ने किया नहीं है तो अगर कभी आंधी वांधी वाला बारिश हो, जानबूझ के छाता लेके निकल जाना, देखना छाता पलट जाएगा, फिर अगेंस्ट द विंड उसको दौड़ो लेके, खुद ही सीधा हो जाएगा। बहुत ही मजेदार चीज है यार ये। बचपन हम लोग का बहुत ही शानदार था। जो कीचड़ में हम लोग गिरते थे ना, क्या ही बताए। कीचड़ में गिरो और मिट्टी लग जाए, और जब कीचड़ में गिरता था तो बोलता था बारिश छूट जाएगी। किसी को देख लिया आप कीचड़ में गिरते हुए, बोलता था अब बारिश छूट जाएगी। अलग ही लेवल का चीज था बचपना तो यार, मस्त था एकदम बचपन। चलो भाई, कृपया करके यहाँ तक छाप लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं अब SN2 का। अच्छा, SN2 में क्या हमने देखा? सामने से एक ही स्टेप में रिएक्शन हुआ, सामने से न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप निकल रहा है, पीछे से अटैक हुआ, राइट। तो इसमें एक स्टेप में रिएक्शन है, तो क्या उसी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है और रिएक्टेंट भी इन्वॉल्व है कि नहीं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो वही हो जाएगा ना जब एक ही स्टेप है तो न्यूक्लियोफाइल और रिएक्टेंट दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगा, इसलिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए SN2, इसलिए इसको बाइमोलिकुलर बोलते हैं। बतवा समझे? हाँ। सो अब कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। बेटर द लिविंग ग्रुप, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना तेज रिएक्शन होगा। SN1 में भी यही था, SN2 में भी वही है। जितना अच्छा क्या बोलते हैं लिविंग ग्रुप है, उतना अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन, उतना तेज रिएक्शन होगा। तो RI RBr RCl ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब समझो वहां पे ऑर्डर था 3-2-1। क्यों 3-2-1 क्यों था? क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा था। यहाँ कार्बोकेटाइन तो बन ही नहीं रहा है। तो भाई न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने आएगा और मान लो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो बल्कि ग्रुप हुआ। तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने जाएगा तो जितना बल्कि ग्रुप होगा न्यूक्लियोफाइल को उतना ज्यादा रिपल्सन झेलना पड़ेगा। तो वो चाहेगा कि जितना हल्का रहे, हम जाके अटैक करें आराम से, हमको कोई रिपल्सन झेलने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन लेकिन SN1 में ऐसा नहीं था, क्योंकि वहां पे इंटरमीडिएट था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पहला था, उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर रहा था, है कि नहीं। तो वहां पे 3-2-1 था स्टेबिलिटी का ऑर्डर, रिएक्टिविटी का। तो बल्कीनेस रिड्यूसेस द रेट ऑफ SN2, इसलिए 1 डिग्री का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। यहाँ याद रखना, यहाँ 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड का ज्यादा रिएक्टिविटी है और 3 डिग्री का सबसे कम रिएक्टिविटी है। क्लियर है बात? ठीक है। SN2 इज फेवर्ड इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। वो पोलर प्रोटिक था, पानी अल्कोहल, और ये पोलर एप्रोटिक, जैसे DMS हो गया, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, एसीटोन हो गया, राइट, DMF हो गया, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये सब चर्चा हो चुका है सॉल्वेंट में, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो ये पोलर एप्रोटिक में फेवर होता है। क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा? नहीं होगा। इंटरमीडिएट ही नहीं बन रहा है तो कहां से रीअरेंजमेंट कराओगे? रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होगा।
अच्छा, क्या स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड डिसाइड करेगा रेट को? बोलो। हाँ सर बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एक ही स्टेप में है, वही रेट डिटरमाइनिंग है, और उसमें न्यूक्लियोफाइल तो पूरा इन्वॉल्व हो रहा है। तो चूंकि रेट में न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर हो रहा है, तो जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। सो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल अफेक्ट्स द रेट ऑफ SN2। स्ट्रॉन्गर द न्यूक्लियोफाइल इंक्रीजेस द रेट ऑफ SN2। जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, रेट को उतना ही ज्यादा बढ़ा देगा, है कि नहीं? वेरी गुड। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑलरेडी बता चुका हूं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम ऑपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप, सामने से अटैक कर नहीं सकता है। सो SN2 प्रोसीड्स विद 100% इन्वर्जन। क्या? 100% इन्वर्जन होता है, अम्ब्रेला इन्वर्जन, या इसको वॉल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं। ये मैं आप लोगों को अच्छे से समझा चुका हूं। कृपया इसको छापने का मन है तो जरूर छाप लीजिए, ठीक है? आइए कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। इसमें क्या होगा, देखो, अगर ये 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल होता तब तो ये कार्बोकेटाइन बनाता, 1 डिग्री नहीं बनेगा। बोलो क्यों? देखो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये प्रोटोनेट हुआ, प्रोटोनेट होने के बाद भी पानी बनता है, पानी अच्छा लिविंग ग्रुप है, लेकिन अब यहाँ पे खुद नहीं निकलेगा, खुद नहीं भागेगा, खुद निकल के कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, क्योंकि 1 ही डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। तो अब न्यूक्लियोफाइल इसको फोर्स करेगा, न्यूक्लियोफाइल जाएगा यहाँ अटैक करेगा तो ये भाग जाएगा। समझा बात? न्यूक्लियोफाइल जाएगा, अटैक करेगा तो भाग जाएगा ये न्यूक्लियोफाइल, और पानी निकल जाएगा तुम्हारा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, जैसे मान लो हेलोजन, हेलोजन लिविंग ग्रुप होता है अच्छा, और पानी में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर इस पर अटैक किया, ये भाग गया, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 OH H प्लस। अब तुम सोच रहे होगे, अच्छा अब प्लस हेलोजन निकल गया, X माइनस, अब ये X माइनस यहाँ से H प्लस पिक करेगा, HX निकल जाएगा, और ये अल्कोहल बन गया, CH3 CH2 OH और HX निकल जाएगा। अगर यहाँ Cl होता तो HCl निकलता, Br होता तो HBr निकलता, राइट, I होता तो HI निकलता, ठीक है? अब तुम ये सोच रहे होगा, सर पानी अटैक किया, ये तो कार्बोकेटाइन बना, सर ये तो अच्छा लिविंग, इसको निकाल दो, तो इसको निकाल के फिर से पुनः उसको वही बन जाएगा। समझ रहे हो ना? तो यहां से क्या होगा, प्रोटोन यहां से ये हेलोजन क्या करेगा, X माइनस प्रोटोन लेके निकल जाएगा और ये अल्कोहल बन जाएगा। तो ये तुम्हारा SN2 का है। अगर मान लो यहाँ पे OH माइनस होता तो OH माइनस सीधा अटैक करता है, हेलोजन निकलता, डायरेक्ट बन जाता, ये तुम्हारा H2O वगैरह बनने की जरूरत इसमें थी ही नहीं, ठीक है? तो SN2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, अटैक करता है, लिविंग ग्रुप भाग जाता है, ठीक, सिंपल सा चीज है। तो ये स्टोरी था SN1 SN2 का। अब इसको यूज करेंगे आगे जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो। अभी तो थोड़ा बहुत रिएक्शन बताया है, जब आगे हम लोग हाइड्रोकार्बन में जाएंगे, एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड में जाएंगे, धुआंधार क्वेश्चन इस पे करने वाले हैं, एकदम गर्दा उड़ा दिया जाएगा इसका, ठीक है? तो ये था SN1 SN2। आज के लिए इतना काफी है। तुम लोग सब्सक्राइब किए हो? नहीं किए हो ना? सब्सक्राइब करो पहले, शेयर किए हो, कमेंट, कमेंट काहे नहीं करते हो तुम लोग? कमेंट तो करो यार, पसंद आता कमेंट करो, ठीक है? जरूर कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों को बताइए कि भाई साहब एक IITN मास्टर करके चैनल है, उस पर जितेश भगत पढ़ाता है, हमको तो ठीक लगा, तुम देखो तुमको कैसा लग रहा है, ठीक? अगर ठीक लगे तो, खराब लगे तो कमेंट करो, मैं उस पर काम करके सही करूंगा उसको, ठीक है? चलो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सत श्री अकाल, आदाब।